आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं तुलनात्मक शिक्षा की विधियों के बारे में। तुलनात्मक शिक्षा की अध्ययन की विधियां क्या हैं, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे हम तुलनात्मक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यस सर। तो सबसे पहले कौन सी विधि है, तुम लोगों ने पढ़ा है कुछ? यस सर। यहाँ बताओ। सर इसकी 6 विधियां बताई गई हैं सर। पहली है दार्शनिक विधि, दार्शनिक तुलनात्मक विधि। क्या है इसमें? सर इसमें बताया गया कि जब दो या दो से अधिक शिक्षा प्रणालियों द्वारा शिक्षा घटकों के सैद्धांतिक या दार्शनिक पक्षों की तुलना की जाती है, तब इस विधि का उपयोग किया जाता है। चलो, अब तुमको जो भी पढ़ाया गया है वो यस सर। एक एक करके एक विधि तुम्हारी हो गई दार्शनिक विधि। अब यस सर। केवल इतना बताओ कि दूसरी विधि तुम क्या जानती हो? सर दूसरी सर है ऐतिहासिक तुलनात्मक विधि। चलो, तीसरी विधि क्या जानती हो? सर सर्वेक्षण तुलनात्मक विधि। फिर उसके बाद? चौथी है विश्लेषणात्मक तुलनात्मक विधि। और फिर? फिर पांचवी है संश्लेषणात्मक तुलनात्मक विधि। और हम्म। छठी है सांख्यिकीय तुलनात्मक विधि। ठीक है। और? सर बस? बस यही मतलब हाँ, चलो रहे। कोई। ठीक है। अब एक इस तुलनात्मक विधियों को जो जितनी भी विधियां हैं इसको अब नए तरह से देखना है। तुमको जितना भी पढ़ाया गया किसी किताब में या कहीं भी किसी लेक्चर से पता चला होगा, लेकिन अब यस। उन चीजों को मैं खारिज नहीं कर रहा हूँ कि उनको नहीं पढ़ना है या वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक नई तरह से एक थोड़ा सा अलग तरह की कोशिश की जा रही है कि आप इसके अध्ययन की विधियों को ठीक तरह से समझने की कोशिश करें। वैसे ठीक तरह से समझा है, समझा गलत नहीं है, ये मत सोचना कि गलत समझा है, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ यह बताना जरूरी है कि इसको यह नहीं समझना है कि पहले वाली जो विधियां थी वो गलत थी, ये वाली विधियां ही सही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। और तुम लोगों को एक बार फिर कह रहा हूं कि किसी समय स्क्रीनशॉट लेकर मुझे कोई ना कोई एक लोग भेज देना। ओके। तुलनात्मक शिक्षा की जो मुझे लगता है, तुलनात्मक शिक्षा का मतलब है कि हम किसी दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली को जानने की कोशिश करते हैं और उस शिक्षा प्रणाली के जान करके हम अपने देश की शिक्षा प्रणाली में उससे तुलना करते हैं और यह देखते हैं कि उस शिक्षा प्रणाली से क्या हम अपने देश के लिए लागू कर सकते हैं। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन का और तुलनात्मक शिक्षा विषय का सबसे बड़ा महत्व यही है। तो अब इस चीज को हम जानते कैसे हैं, यहाँ पर यही बात है। बस हम तुलनात्मक शिक्षा की विधियों का मतलब है, तुलनात्मक शिक्षा की विधियां हम इसलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं, वास्तव में यह है कि तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन की क्या विधियां हैं। मतलब हम जब कंपैरेटिव स्टडी किसी देश की अपने देश के साथ करते हैं तो उसको करते समय हम किस तरह की स्टडी करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। कौन सा काम? कायनात कौन सा काम? निशा कौन सा काम? सर जो शिक्षा के क्षेत्र जो हम जानकारी लेना चाहते हैं कि दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली में क्या है, कैसी व्यवस्था है। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम सर शैक्षिक समस्याओं का स्पष्ट समाधान हो जाता है। हाँ सही है, बिल्कुल सही। हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम दूसरे देशों की शिक्षा प्रणाली को समझें, उसका अध्ययन करें और अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने की कोशिश करें। और सुधार लाने न लाने की तो बात अब बाद आएगी, लेकिन सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम एक से अधिक देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना करने की कोशिश करने वाला कुछ करते हैं, अध्ययन करते हैं। और यह अध्ययन करने की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए हमारी, हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि अध्ययन करने का तरीका क्या होना चाहिए। और अध्ययन करने का जो तरीका है
उसी तरीके का पहला जो तरीका मेरी समझ में है, उस मेरी समझ वाले तरीके को अगर हम देखें तो मेरी समझ वाला तरीका जो है वह है पहला तरीका वर्णनात्मक तरीका या अवर्णनात्मक विधि। यस सर। ठीक है, इसको कहीं नोट कर लो। पहला तरीका क्या है? वर्णात्मक। वर्णनात्मक तरीका। मतलब अब इसको तो जल्दी से समझते हैं कि ये क्या है। जब हम किसी दूसरे देश की शिक्षा प्रणाली के बारे में जानकारी करते हैं तो क्या करते हैं कि भाई देखो, जैसे तुमको मान लो कि अमेरिका के बारे में वर्णनात्मक विधि से तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो क्या करोगी? तुम अमेरिका की शिक्षा प्रणाली का वर्णन करोगी। अमेरिका की शिक्षा प्रणाली को क्या करोगी? उसका डिस्क्रिप्टिव एक स्टेटमेंट दोगी। और जैसे मान लो कि प्रज्ञा का एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है, ठीक है, प्रज्ञा का क्या चलता है? कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलता है। अब हमको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वर्णन करना है, वर्णनात्मक विधि से हम इसके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का वर्णन करना चाहते हैं, तो इसका वर्णन कैसे करेंगे? किसी के पास है जवाब इसका? निशा, सर कैसे इसका करेंगे? स्टेटमेंट निकालेंगे, इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे सर, और इसकी व्याख्या करेंगे, नो इसके नो नो मतलब। नो 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 यस सर। नो, ये तरीका जो होगा दूसरा हो जाएगा। अगर हम इसके इंस्टीट्यूट का वर्णन करना चाहें या तुम लोग किसान पीजी कॉलेज के बारे में वर्णन करना चाहो, तो सबसे पहला काम होगा कि तुम्हें किसान पीजी कॉलेज की विजिट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? आपको जिस चीज का वर्णन करना है, जैसे अमेरिकन सिस्टम का वर्णन करना है, तो अमेरिकन सिस्टम के वर्णन के लिए वहां के वस्तुस्थिति को देखने के लिए या तो स्वयं जाना होगा या किसी को भेजना होगा। तो वर्णनात्मक विधि जो होती है वह एक ऐसी अध्ययन की विधि होती है जिसमें अध्ययन करते समय हम किसी व्यक्ति के द्वारा उस घटना को, उस क्षेत्र को, उस देश को जा करके देखने के अनुभव का वर्णनात्मक ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसने उसको देखा और उसको फिर उसको हमारे सामने उसने प्रस्तुत किया। बात समझ में आई कि वर्णनात्मक विधि से कैसे कंपैरेटिव स्टडी करते हैं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? दूसरी विधि मेरी समझ में, दूसरी विधि मेरी समझ में जो प्रज्ञा कह रही थी वो वाली है। हम इस विधि का नाम लेते हैं सांख्यिकीय विधि या मात्रात्मक विधि या सर्वेक्षणात्मक विधि। इसके कई नाम हो सकते हैं, सांख्यिकीय विधि या मात्रात्मक विधि या सर्वेक्षणात्मक विधि। वैसे सबसे अच्छा है इसका सांख्यिकीय विधि नाम। सांख्यिकीय विधि से जब हम अध्ययन करते हैं तो सांख्यिकीय विधि के लिए हम ये देखते हैं कि वहां जाने की जरूरत नहीं होती है, फिर हमें उस जगह के आंकड़ों को मंगाना पड़ता है कहीं से। कि जैसे मान लो हमें अमेरिका या इंग्लैंड या हॉलैंड या रूस या चाइना किसी देश के शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करना है, उसके दूसरे देश के साथ तुलना करनी है, तो हम उस देश में कितने प्राइमरी स्कूल हैं उसकी संख्या मंगवाएंगे, उन प्राइमरी स्कूलों के में कितने टीचर्स हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने 5 कमरों वाले स्कूल हैं, कितने 10 कमरों वाले स्कूलों की संख्या है, और उन स्कूलों की समस्याएं क्या हैं, उनके टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है। इसी तरह माध्यमिक की, हायर की, सबकी अलग अलग हम वहां से डेटा मंगाते हैं। और जब डेटा मंगा करके हम किसी देश के शिक्षा प्रणाली के बारे में जानते सीखते हैं, तो यह जो दूसरी तरीका है तुलनात्मक शिक्षा को जानने का, उसको कहते हैं मात्रात्मक या सांख्यिकीय विधि। ठीक है, क्लियर हुआ? एनी कंफ्यूजन?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। पहली विधि में वर्णनात्मक तरह से हम उसको जानते हैं। ये वर्णन ऐसे भी हो सकता है, तुम लोग समझो कि कोई विद्वान वहां गया होगा, उसने कई देशों का भ्रमण किया होगा और उसने जो हमें रिपोर्ट दी, वर्णन करके बताया, वो वर्णनात्मक विधि के माध्यम से हम पढ़ भी सकते हैं उस चीज को। हमारा अध्ययन भी उसके द्वारा भ्रमण किए गए एक्सपीरियंस से हो सकता है, या हम किसी को भेज सकते हैं या हम स्वयं जा सकते हैं और उसके वर्णन के आधार पर हम उस देश के शिक्षा व्यवस्था को जान जाएं। तो यह पहली विधि है। दूसरी विधि है कि उस देश के तमाम तरह के सूचनाओं के माध्यम से तमाम तरह के आंकड़े इकट्ठे कर लें और उन आंकड़ों के माध्यम से हम उस देश की शिक्षा व्यवस्था को समझ जाएं और उसको अपने देश के साथ तुलना कर लें। ये उसका दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका मेरी समझ में है समाज शास्त्रीय विधि या सामाजिक अध्ययन विधि। सामाजिक अध्ययन विधि में क्या करते हैं कि यहाँ पर जो हमारे अध्ययन का जो फोकस होता है, वह अध्ययन का फोकस होता है उस देश की सामाजिक व्यवस्था, उस देश का सामाजिक दायरा। सामाजिक अध्ययन विधि का मतलब यह है कि हम समाज के दृष्टिगत उसका अध्ययन करते हैं, है ना। जैसे निशा का गांव बहुत बड़ा है, ये बताती हैं कि इनका गांव काफी बड़ा है और इनके गांव में कई लोगों की मृत्यु अभी कोविड से हुई थी। और इस गांव का हाल ये है कि ये इतने बड़ा गांव है कि ये खुद जानती नहीं कि कितना बड़ा है और काफी दूर तक फैला हुआ है। तो और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ बहुत सारे लोग सर्विस में हों, बहुत सारे लोग नौकरी पेशा हों, बहुत से लोग पढ़े लिखे हों। और इस गांव की तरह जरूरी नहीं कि सारे गांव हों। क्यों मीनू, तुम्हारा गांव भी इतना बड़ा है? हाँ सर, बड़ा तो है ही है। तुम्हारे गांव में भी सब पढ़े लिखे हैं? हाँ सब? सर, सब नहीं लेकिन थोड़े बहुत तो हैं ही। किसी का गांव ऐसा भी है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं? तुम लोगों में से किसी का गांव है ऐसा जिसमें कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं? अच्छा चलो ठीक है। हमारा जो देश है भारत, हमारे देश में तमाम तरह की डेमोग्राफिक चीजें हैं। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे पहाड़ है, कोई कहीं पे नदियां हैं, कहीं कुछ है। तो पूरा देश जो है अलग अलग तरह के ज्योग्राफिकल स्टेटस के का है। तो और सामाजिक स्तर भी अलग अलग है। कुछ जगहों पर किसी जाति के लोग विशेष रूप से रहते हैं, किसी जगह पर किसी धर्म विशेष के लोग ज्यादा रहते हैं, किसी जगह पर सभी लोग रहते हैं, किसी किसी जगह पर किसी चीज की ज्यादा संख्या होती है, किसी का कम संख्या होता है। और अगर इस तरह से देखो तो भारत में भी कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर किसी पार्टी का शासन है तो किसी दूसरी जगह पर किसी दूसरी पार्टी का शासन है, किसी दूसरी जगह पर किसी तीसरी पार्टी का शासन है और पूरे देश पर किसी और का शासन है। इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह की व्यवस्था को हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। तो जो दूसरे देशों में शिक्षा प्रणालियों के पीछे का जो सच है, वहां की सामाजिक व्यवस्था के आधार पर जब हम अध्ययन करते हैं, सामाजिक व्यवस्था को केंद्र बनाकर, जैसे भारत में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। जैसे यहाँ पर जो दलित संवर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, मुस्लिम्स हैं, इनके साथ ज्यादा एजुकेशन की बात नहीं करी गई है। ये एजुकेशन के मामले में पीछे हैं और उसमें खास तौर से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग बहुत पीछे हैं अभी। तो यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, वह शिक्षा व्यवस्था अमेरिकन सिस्टम से मैच करके बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वहां ऐसा कोई वर्ग नहीं पाया जाता है या दूसरे देशों में नहीं पाया जाता है। तो जब हम समाज के सभी
पहलुओं को ध्यान में रख करके किसी देश की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड सोशल मेथड ऑफ स्टडी। ठीक है, क्लियर हुआ? और इसके बाद जो अगला स्टेप है, अगली विधि है, वो है मेरी समझ में ऐतिहासिक विधि। तुलनात्मक शिक्षा की जो अगली विधि है अध्ययन की, उसको मेरी समझ में वो होनी चाहिए ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल स्टडी। अब हिस्टोरिकल स्टडी का क्या मतलब होता है, कोई बता पाएगा मुझे? वर्तमान को जानने के लिए, समझने के लिए की स्थिति बताता हूँ। पहले निशा बोलो, फिर प्रज्ञा बोलो। सर इसमें है कि मतलब जब वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अतीत का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। इतिहास में सबसे बड़ी बात क्या होती है, इतिहास जो है वो क्या जानना चाहता है कि मतलब अतीत में क्या हो चुका है, क्या हो चुका है। ठीक है, प्रज्ञा बताओ, इसमें इस विधि में क्या खास बात क्या करते हैं, कैसे इस विधि को तुलनात्मक शिक्षा में किस तरह से यूज करते हैं? जैसे क्या घटनाएं घटी, शिक्षा व्यवस्था पहले कैसी रही होगी। अब देखो एक चीज तुम्हें समझो सब लोग कि तुलनात्मक शिक्षा जो होती है या कोई हिस्टोरिकल जो विधि है, हिस्टोरिकल विधि का मतलब है इतिहास से संबंधित, जो दूसरे देशों की शिक्षा का इतिहास है ना। इतिहास के आधार पर हम यह तय करें कि किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ है, उसके इस तरह के बनने के पीछे क्या क्या कारण थे। इतिहास क्या करता है, इतिहास क्यों का अध्ययन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, ये ध्यान देने वाली बात है। इतिहास यह अध्ययन करता है कि ऐसा क्यों हुआ, मतलब अमेरिका की शिक्षा प्रणाली इतनी अच्छी क्यों है, या इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली भारत से बेहतर क्यों है, चीन शिक्षा प्रणाली क्यों अच्छी है, या किसी भी देश की शिक्षा प्रणाली भारत की तुलना में कम अच्छी है, क्यों है, व्हाट इज द रीजन। निशा इतने सवालों का जवाब क्यों दे देती है, इसके पीछे क्या कारण है। प्रज्ञा तमाम तरह की पीपीटी कैसे बना देती है, इसका क्या कारण है। ऐसे हैं जो दूसरे कक्षाओं में भी आकर के क्लास लेते हैं, क्यों लेते हैं, इसका क्या कारण है। इसके पीछे का कारण जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें उसकी हिस्ट्री में जाना होता है। आपको ठीक से समझने की कोशिश करो। तुलनात्मक शिक्षा के अध्ययन विधि में ऐतिहासिक विधि यह जानने की कोशिश करती है, यह जानने की कोशिश करने के माध्यम से हमें तुलनात्मक शिक्षा के बारे में जानकारी प्रदान करती है कि रूस में, चीन में, इंग्लैंड में, सोवियत संघ में या अमेरिका में शिक्षा प्रणालियों के विकसित होने के पीछे का क्या सच रहा है। अगर वहां पर अध्यापक शिक्षा की स्थिति अच्छी है, या वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की शिक्षा अलग अच्छी है, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत बेहतर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में
काफी अच्छा काम होता है, तो वह काफी अच्छा काम करने के पीछे का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, वह अच्छे कार्य को इस रूप में क्यों ला सके हैं, उसके लाने के पीछे उन्होंने क्या क्या किया है, वह जो सिचुएशन का अध्ययन हम करते हैं, उस तरह के हिसाब से जब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो यह जो अध्ययन का तरीका होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तुलनात्मक शिक्षा की ऐतिहासिक विधि। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। बहुत बढ़िया। मतलब आज जो है तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, एक ही बार में समझ जा रहे हो, ये टॉपिक बहुत इजी है लगता है। इसके बाद मुझे लगता है कि पांचवा जो अध्ययन का तरीका है, उसको हम कहेंगे विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक अध्ययन की विश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक शिक्षा की विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि में तुमने निशा क्या समझा है अभी तक? कोई बता सकता है? हाँ ठीक है। सर इसमें कि मतलब शिक्षा की प्रणालियों तथा शिक्षा के घटकों की तुलना में विश्लेषणात्मक का भी उपयोग किया जाता है। विषय वस्तु तथा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाता है इसमें। हम समझ नहीं पाए, हमको और समझाओ। सर विश्लेषणात्मक विधि में सिर्फ विषय वस्तु तथा पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा के घटकों के उपलब्ध अधिकतों का अध्ययन किया जाता है। अब विश्लेषण होता क्या है, कैसे करते हैं विषय? हाँ बताओ। सर शिक्षा की विषय वस्तु पाठ्यक्रम। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई बताएगा? अब समझो, विश्लेषणात्मक विधि और इसके बाद आएगी संश्लेषणात्मक विधि, दोनों को हम एक साथ बता करके समाप्त करेंगे। और तुम लोगों से अभी तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं कि तुम सब लोग जो हो, इसको एक बढ़िया सा 2-3 पेज का बनाकर नोट्स मुझे पीडीएफ कर देना। और पहले इस पांचवी विधि के बारे में बात करते हैं। पांचवी विधि जो है उसको कहते हैं विश्लेषणात्मक विधि। और विश्लेषण का मतलब होता है विद्यार्थियों, किसी भी विषय वस्तु को अलग अलग खंडों में विभक्त करके अध्ययन करना और अलग अलग खंडों की व्याख्या के रूप में उसका अध्ययन करना। ठीक है, तो जो तुमने बताया कि इसका पाठ्यवस्तु का अध्ययन करना, विद्यालय का अध्ययन करना, वहाँ की सिचुएशन का अध्ययन करना, प्राइमरी एजुकेशन का अध्ययन करना, माध्यमिक का, व्यावसायिक का, उच्च शिक्षा का, सबका अलग अलग विश्लेषण करना, यह तो इसका एक तरीका है ही है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी है अभी तक जो तुमने प्राप्त किया है, जैसे आपके पास किसी देश के शिक्षा प्रणाली के बारे में जो कुछ भी तथ्य उपलब्ध हैं, जो कुछ भी, वो कहाँ से उपलब्ध है इस पर नहीं कोई मतलब है। वह मान लो कि वर्णनात्मक विधि से प्राप्त हो गए कुछ आंकड़े तुमको, कुछ हो सकता है कि तुमको सांख्यिकीय विधि से प्राप्त हो गए आंकड़े, सामाजिक विधि से, ऐतिहासिक विधि से, कुछ भी आंकड़े आपको किसी देश के बारे में प्राप्त हो चुका है। जो भी जानकारी आपके पास प्राप्त हो चुकी है, उस जानकारी को और इसके अलावा अलग अलग पार्ट में शिक्षा व्यवस्था को बांट करके हम अलग अलग तरह का एक एक पार्ट ले करके उसका जब हम एनालिसिस करते हैं, तो सब पार्ट्स का अलग अलग एनालिसिस के माध्यम से उस देश की शिक्षा की बहुत गहराई तक अध्ययन हम कर पाते हैं। और उस गहराई से अध्ययन करते समय हम
पूरी तरह से उस शिक्षा व्यवस्था को जानने का प्रयत्न करते हैं। यह है विश्लेषणात्मक विधि। और अलग अलग जितना भी हम अध्ययन करे रहते हैं, उन अलग अलग अध्ययनों को मिला करके पूरे देश की एक समग्र शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम अनुमान लगा सकते हो, तो वह जो तरीका